नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होंगे उसके समान ज्ञान पेपर के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो उसमें यूनिट जो 6 है उसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सर्वप्रथम यह बताऊंगा कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान में इसे क्यों जोड़ा गया और साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम आप स्क्रीन पर देखें। प्रथम पॉइंट में यह लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बोला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान में इसे क्यों जो है जोड़ा गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति जो है क्रियान्वित करना राज्य का जो है कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। कि नीति निर्देशक तत्व का संवैधानिक प्रावधान क्या है हमारे संविधान में, तो आप यहाँ पर देखें लिखा गया है कि संवैधानिक उपबंध संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। दोस्तों, इस पॉइंट से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या वर्णन है, तो नीति निर्देशक तत्व वर्णन है। सेकेंड प्रश्न आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 36 से 51 तक आते हैं। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है वो किस देशों के संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर इस पॉइंट से मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में जितने आर्टिकल हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उनके बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में जो है इनसे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिकल जो है 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है। तो मैं एक एक कर तेज़ी से पढ़कर बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो आप यहाँ पर देखें, आर्टिकल 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा की गई है। आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 38 में 2 क्लाउज दिए गए हैं। प्रथम क्लाउज में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का जो है प्रयास करेगा। नेक्स्ट है जो कि 38(2) में दिया गया है, आय, प्रतिष्ठा जो है सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना है, आर्टिकल 38 कहता है। 39 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य द्वारा जो है अनुसरणीय जो है कुछ नीति तत्व हैं, जिसमें से प्रथम है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। सेकेंड है समुदाय के भौतिक साधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। थर्ड है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। फोर्थ है स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों,
ये जो पॉइंट है इनसे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 39 के घ में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो ये कौन सा संविधान में लिखा गया है? तो वो 39 में है। नेक्स्ट है 39 के च में लिखा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास जो है अवसर सुविधा दी जाए और बच्चों तथा अल्पमय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक जो है परित्याग से रक्षा करना। ये भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में इसे जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है 39 का। इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है इस आर्टिकल को। तो दोस्तों बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 39 क में। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों जो कि ये भी आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना है। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन करना भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन है? तो 40 में है। 41 आर्टिकल जो है कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। ये आर्टिकल 41 है। 42 आर्टिकल में लिखा गया है कि कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध करना है। 43 में लिखा गया है कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों का विकास करना है। 43 क में लिखा गया उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना है, जो कि ये भी 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। 43 ख में लिखा गया है सहकारी समितियों का जो है उन्नयन, यह जो है 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 44। दोस्तों यह आर्टिकल में लिखा गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है लागू करने का प्रयास करना। दोस्तों आप बराबर इस आर्टिकल से संबंधित अखबारों में संपादकीय पढ़ते होंगे। समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास सरकार भी कर रही है। तो यह आर्टिकल जो है कौन है? 44, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 45 आर्टिकल में लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करना है। यह 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 46। इसमें लिखा गया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए जो है कि शिक्षा और अर्थ संबंधी जो है हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 47 में लिखा गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। नेक्स्ट आर्टिकल 48 है, उसमें लिखा गया कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू व वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, यह 42 अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया है। 49 जो आर्टिकल में लिखा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में लिखा गया है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। और लास्ट आर्टिकल जो है नीति निर्देशक तत्व के वो है 51, उसमें लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। दोस्तों इस प्रकार जो है नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल जो है वो है
36 से लेकर आपके 51 तक हैं, आपको याद करने हैं क्योंकि डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बातें मैं बता दूं, भाग जो 4 क में जो है मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है, तो आप ये भी याद रखें। सिलेबस में स्पष्ट नहीं लिखा गया है लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे भी सवाल पूछे गए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। मूल कर्तव्य जो है अभी वर्तमान में भारत के 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि आर्टिकल 51 क में वर्णन किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। ये जो है 42 अमेंडमेंट 1976 जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को जान लेते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ मूल अंतर हैं। यहाँ पर प्रथम में लिखा गया है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। मूल अधिकार यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है मूल अधिकार में। नीति निर्देशक तत्व में जो है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों का स्वरूप जो है सामान्यतः नकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप जो है सकारात्मक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व पर जो है कोई सीमाएं नहीं हैं। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूँ, रीट के माध्यम से 5 प्रकार के रीट हैं जो कि दोनों ही न्यायालयों को यह प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वह इससे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट जो अंतर है वह है मूल अधिकारों का निलंबन जो है विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के आधार पर है। नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाए स्वतः निलंबित हैं। तो दोस्तों आपको डिफरेंस ध्यान में रखने हैं क्योंकि डिफरेंस से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में या पूछे गए हैं उस प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न जो है यहाँ पर है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहाँ पर है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में क्यों वर्णन किया गया, इनके उद्देश्य क्या हैं, तो कल्याणकारी राज्य की जो है संकल्पना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो वो है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित जो है नीति निर्देशक तत्वों का प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या है? तो वो है वाद जो है योग नहीं है। जैसा कि मैं डिफरेंस में आप सभी को बताया कि मूल अधिकार जो है वाद योग है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशक तत्व। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है और आर्टिकल के विषय के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप मूल अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व हो, इनके सभी के आर्टिकल अगर आप याद कर लेंगे तो आपके सारे जो हैं क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन करना है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? काम करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता है। और आर्टिकल जो 48 है वो कृषि एवं पशुपालन का गठन करना है। तो दोस्तों आप सभी
जितने भी आर्टिकल हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित वो सभी याद कर लें। और मैं जितना इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया, अगर आप उतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्न हल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।